अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी बिल्कुल, जितने लोग आ चुके हैं चैट पोल ऑन कर दिया जाए। मैम ऑन कर दीजिए, ऑफ हो गया है यहाँ से। एक बार पुनः उद्घोष एकेडमी आपके लिए यूपी टेट 2026 का बैच लेके आ चुका है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी उद्घोष एकेडमी से बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे और इस यूपी टेट के कोर्स को प्राप्त करेंगे होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली टॉपिक को लेके, जो कि मनोविज्ञान का क्या है, इतिहास। तो कॉपी कलम उठा लीजिए भाई, तैयार हो जाइए आप सभी। ठीक, मनोविज्ञान इतिहास के संदर्भ में जब हम बात करते हैं ना, मनोविज्ञान की जो कहानी है दोस्तों, वो शुरू होती है एक विषय से। और उस विषय का जो नाम है ना, वो दर्शन शास्त्र विषय है। क्या नाम है? दर्शन शास्त्र। किसकी कहानी शुरू हो रही है? मनोविज्ञान की कहानी। और मनोविज्ञान की जो कहानी है वो किस विषय से प्रारंभ होती है? तो हमने कहा दर्शन शास्त्र विषय से प्रारंभ होती। दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है ना, जिसके अंतर्गत जितने भी दार्शनिक लोग हैं वो सब आते हैं। और आपने दर्शन शास्त्र को यदि पढ़ा हो, और पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है, आपने देखा होगा क्या, पढ़ा होगा क्या, दर्शन शास्त्र विषय में ज्यादातर मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। यानी कि आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में बात की जाती है। वही यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। मनोविज्ञान की कहानी है, दर्शन शास्त्र विषय से प्रारंभ होती है। और दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में क्या किया जाता है भाई? बात किया जाता है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का अभिप्राय ये है कि मोक्ष की प्राप्ति में बल देता है कौन सा विषय? तो दर्शन शास्त्र विषय। बात क्लियर है? ठीक। सबसे पहला यूपी टेट का जो प्रश्न है ना, वो यही है और रिपीटेड है। हाँ, यूपी टेट की एक और विशेषता है, लगा बताना चाहिए, सुन लीजिए। यूपी टेट में प्रश्न रिपीटेड होते हैं दोस्तों। ऐसा सीधी रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शंस आपको मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। यूपी की विशेषता ये है कि ऑप्शन भी मिलेंगे रिपीट और क्वेश्चन भी मिलेंगे रिपीट। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक क्या, बहुत है सारा प्लस पॉइंट है इसका, लेकिन ये विशेष प्लस पॉइंट हो गया। तो मतलब आप अगर कुछ सालों के पेपर को भी सॉल्व करते हैं तो लगभग आपकी 50% हेल्प हो जाएगी। बाकी नया कंटेंट जो है वो तो आप हम ही के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछा है? मनोविज्ञान प्रारंभ किस विषय का अंग है? तो जवाब क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग है? जल्दी से जवाब दे दो तो बात समझ में आ जाएगी कि आपने समझ ली। प्रश्न मेरा ये है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग है? बात क्लियर है? अनीता जी, रागिनी जी, बहुत सही भाई, दर्शन शास्त्र। ज्योति जी आ गई, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर हमसे रिपीट किया है ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया अनीता जी, अंजलि जी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र विषय का अभिन्न अंग था। बिल्कुल सही रागिनी जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ये जो दर्शन शास्त्र का जो प्रारंभ में मनोविज्ञान जो है ना अभी अंग रहा है, तो उस समय जब आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बात हो रही थी, तो उसी समय एक महान दार्शनिक निकल के आए जिनका नाम था सुकरात। आपने नाम सुना होगा इनका। और सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु महोदय ना। सुकरात के शिष्य कौन थे भाई? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु महोदय। जब ये सारा कन्वर्सेशन चल रहा था ना, कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में बात हो रही है, तो अरस्तु महोदय टुकुर टुकुर इन बातों को सुन रहे थे। और जब सुने समझे तो उन्होंने देखा क्या कि दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत बहुत ही व्यापक विषय है। इतना ये कह दिए, कौन? अरस्तु भैया। अब जब इन्होंने इतना कहा ना, तो लोगों को मन जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई कि भाई कौन सा विषय है, कौन सा विषय है, कौन सा विषय है। लेकिन अरस्तु भैया के पास इसका जवाब नहीं था। उस समय 1590 में ऐसे महान मनोवैज्ञानिक उभर कर सामने आए जिनका नाम था दोस्तों रुडोल्फ गोल्काय।
क्या नाम था? रुडोल्फ गोल्काय। कब आए ये? 1590 में। इन्होंने कहा कि अरस्तु भैया, दर्शन शास्त्र विषय में जो आप टुकुर टुकुर देख रहे हो ना और कह रहे हो इसमें एक व्यापक विषय है, वो कोई और विषय नहीं बल्कि उस विषय को हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। यानी कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोल्काय द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1519 में किया गया दोस्तों। मजेदार बात है ना। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछता है और रिपीटेड है कई बार। दो प्रश्न यहाँ से बनता है। कहता है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, पूछा है, रिपीटेड है, काउंटेबल भी नहीं है। कहेगा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो जवाब होगा 1590। जवाब क्या हो जाएगा? 1590। दूसरा प्रश्न ये कहता है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अब जब द्वारा करता है ना तो ऑप्शन में सुकरात भी होते हैं, ऑप्शन में प्लेटो भैया भी होते हैं, ऑप्शन में अरस्तु भैया भी होते हैं और ऑप्शन में रुडोल्फ गोल्काय भैया भी होंगे। कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हम अरस्तु को भी सुनते हैं, प्लेटो को भी सुनते हैं, सुकरात को भी सुनते हैं और रुडोल्फ गोल्काय को भी इस कन्वर्सेशन में सुनते हैं। लेकिन हमने साफ साफ कहा कि अरस्तु ने केवल और केवल ये कहा था कि दर्शन शास्त्र विषय में एक व्यापक विषय है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाए कि वो व्यापक विषय है कौन सा, और उसको डिफाइन किसने किया? तो रुडोल्फ गोल्काय महोदय ने किया। कब किया? तो 1590 में किया। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? अरस्तु ने किया, सुकरात ने किया, प्लेटो ने किया या फिर रुडोल्फ गोल्काय ने किया? जल्दी जवाब दो भाई। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और रुडोल्फ गोल्काय। जवाब दे दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दे दीजिए, तब तक हम थोड़ा सा चाय पी लेते। जवाब दीजिए। रागनी जी, अंजलि जी, अनीता जी, जवाब दे दीजिए भाई जल्दी से। रुडोल्फ, बहुत बढ़िया अंजलि जी। और लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बात क्लियर है। कब किया? कब किया? कब किया भाई? स्क्रीन वहां पे दिख रहा है सबको ना? कब किया? बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत, ज्योति चौरसिया जी, बहुत बढ़िया जी। ज्योति श्रीवास्तव जी, वाह क्या कॉमन नेम है। ठीक है, 1590 में अंजलि जी आ गए, रुडोल्फ गोल्काय 1590। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी आ गए, रागनी जी, ठीक है, निधि यादव जी, अनीता जी, मतलब बात क्लियर है, मतलब 3 नंबर पक्का भाई। आपसे पूछा है हमने, साफ साफ कहा पूछेगा, ये भी हमने कहा संभावना ज्यादा है क्योंकि यूपी टेट में प्रश्न रिपीटेड है, बार बार रिपीट करता है। तो पहला प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में। हसन सही, ठीक है, ठीक है जी, लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हो बट बात अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप दोबारा अपनी बात को रिपीट करोगे। हसन जी, ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी बात को दोबारा रिपीट कर सकते हो। ठीक है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो जवाब होगा दर्शन शास्त्र का। दूसरा ये कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जवाब होगा रुडोल्फ गोल्काय ने। तीसरा ये कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो जवाब होगा भाई 1590 में। इतनी बातों में 3 प्रश्न है आपका, और बिलीव मी, मानो आप इस बात को कि ये तीनों प्रश्न रिपीटेड है कई बार, और संभावना है कि रिपीट करेगा आयोग फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए तो मनोविज्ञान को आप सभी को पता है कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप सभी का जवाब होगा कि कैसा प्रश्न है भाई, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द है ना वो यूनान अर्थात इसी को हम ग्रीक भी कहते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। फ्लो चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 2 शब्द का मतलब, एक शब्द साइको से है और दूसरा शब्द हमारा किससे है? लोगो से है ना। जहाँ यूनान अर्थात ग्रीक में साइको का अभिप्राय आत्मा से लिया गया और लोगस का अभिप्राय अध्ययन से लिया गया है। अब इन दोनों को अगर एक साथ डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? तो आत्मा का अध्ययन हो जाएगा। बात क्लियर है? प्रश्न पूछता है, फंसाने का काम करता है यूपी टेट के अंतर्गत। अगर प्रश्न आपसे ये कह रहा है दोस्तों, मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय है, मनोविज्ञान का शाब्दिक जो अभिप्राय होगा वो आत्मा का अध्ययन ही होगा। क्या होगा? आत्मा का अध्ययन। अब दूसरा प्रश्न कैसे
पूछेगा तो वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और अगर प्रश्न ये कह रहा है कि मनोविज्ञान शब्द का ना सॉरी मनोविज्ञान किस भाषा से लिया गया है, तो भाषा क्या होगी हमारी, या तो यूनान होगी, या तो ऑप्शन में क्या दिया होगा भाई, ग्रीक दिया होगा। या तो क्या होगा, यूनान होगा, या तो क्या होगा भाई, ग्रीक होगा। तो चाहे ऑप्शन में यूनान हो वो भी सही होगा, चाहे ऑप्शन में ग्रीक हो वो भी सही होगा। दोनों में से आयोग किसी एक को ही देता है, और ये दोनों प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछे हुए। यहाँ देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है हमारा, तो आत्मा का अध्ययन है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमने पॉइंट कर दिया है कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, आत्मा का अध्ययन। अगर शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन। बात क्लियर है जी? जी शरीफुल हसन जी, बहुत बहुत वेलकम जी आपका यूट्यूब के चैनल पे, इस उद्घोष एकेडमी के अंतर्गत यूपी टेट के ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। ठीक है, किंतु साफ साफ दिख रहा है कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि बालक के व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। तो ये दोनों प्रश्न कॉम्प्लिकेट करता है यूपी टेट में। सी टेट के एग्जामिनेशन में जब बात हो रही थी हमारी आपकी, तो हमने साफ साफ कहा था कि मनोविज्ञान का उद्देश्य ही रहा है कि बालक के व्यवहार का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। पहली है, अगर मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है तो आपके ऑप्शन में भले ही व्यवहार का अध्ययन दिया हो, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन। अगर कह रहा है कि मनोविज्ञान का, ठीक है, यूट्यूबर के आंसर की और सीटेट के आयोग के आंसर की में कितने नंबर अंतर आता है जी संजय जी? अगर बात किया जाए तो पूरे पोर्शन को लेके बात किया जाए तो मान के चलिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन का डिफरेंट आएगा, कम से कम 8-10 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, हर साल का कम से कम इतना रेशियो रहा है। क्या हुआ संजय सर, कोई दिक्कत है? पेपर कैसा हुआ संजय सर आपका? संजय सर पेपर कैसा हुआ? संजय सर लग रहा है चले गए हैं। ठीक है, ठीक है पेपर। सीडीपी कैसा हुआ सर जी? सीडीपी वाला पोर्शन कैसा हुआ? क्वेश्चंस मिले आप लोगों को? ठीक ही हुआ है, मतलब बहुत सेटिस्फाइड नहीं हुए आप पेपर से? पेपर तो ठीक था। क्या दिक्कत हुई संजय सर? क्योंकि आप काफी एक्टिव रहते हो यहाँ पे भी, हमें नहीं लगता था कि आपको दिक्कत होगी किसी भी तरीके की। सीडीपी कैसा रहा संजय सर? सीडीपी वाले पोर्शन में कोई दिक्कत? प्राइमरी तो कंफर्म है, जूनियर में दिक्कत है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप प्राइमरी टीचर हो कि जूनियर टीचर हो, कहीं कनेक्ट हैं आप गवर्नमेंट से? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ है तो अभी यूपी टेट आ चुका है, ठीक है, जूनियर आई थिंक आप कहना चाह रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, यूपी टेट आ गया है। यूपी टेट में भी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली है। मान के चलिए जिनका सीटेट नहीं क्लियर हुआ ना, वो यूपी टेट के लिए अभी से लग जाए, क्योंकि यूपी टेट के अंतर्गत उससे कम थोड़ा सा हमको लगता है कि क्वेश्चन जो पैटर्न है वो उससे ईजी रहता है। तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जितना आप लोगों से जुड़े हैं उतना समझ चुके हैं कि आप लोग बहुत जल्दी कैबर करते हो सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बहुत अच्छी है। तो आपकी नहीं, स्पेशली सबकी अच्छी है भाई, कोई दिल उल पे नहीं लेगा ना। तो हमें नहीं लगता दिक्कत होगी यूपी टेट में। अगर एक प्राइमरी ही क्लियर है तो भी बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यूपी टेट क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है ना सर? ठीक है, चलिए। तो हमने दो तरीके का प्रश्न होगा। पहला ये कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन हो जाएगा। अगर हमसे प्रश्न ये करता है कि मनोविज्ञान का अभिप्राय क्या है, तो आत्मा का अध्ययन देगा ऑप्शन में ना। और दूसरा ऑप्शन देगा कि बालक के व्यवहार का अध्ययन, तो मनोविज्ञान का अभिप्राय जो हो जाएगा वो बालक के व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय जो पूछता है वो आत्मा का अध्ययन। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें सजग रहेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ था ना, वो आत्मा का अध्ययन था। लेकिन वर्तमान समय में हम आप ये जानते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। कि किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि मनोविज्ञान को वर्तमान समय में हम बालक के व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अब बात हमें ये समझनी है ना कि आखिर
शाब्दिक अर्थ से इस अर्थ या इस अभिप्राय तक मनोविज्ञान पहुंचा कैसे, लाया किसने, आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे। और ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप। ठीक है, मनोविज्ञान के स्वरूप से भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, तैयार है एकदम, इसको भी रटेंगे आप सभी। मनोविज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत यदि बात किया जाए ना, तो मनोविज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत जो बात हमें समझनी है वो ये समझनी है, 16वीं शताब्दी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी को हमें समझना पड़ेगा। देन उसके साथ अगर बात किया जाए तो हमें 19वीं शताब्दी को समझना पड़ेगा और 20वीं शताब्दी को समझना पड़ेगा। कहीं हम ये बात समझ पाएंगे, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन करना था, वो वर्तमान समय में बालक के व्यवहार के अध्ययन तक पहुंचा कैसे, लाया किसने और क्यों लाया गया। तो बात करते हैं बिना देर किए, इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। चलिए, ठीक, अब मनोविज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत हमें 4 शताब्दियों को डिस्कस करना है। इस 4 शताब्दी में जो सबसे पहली जो शताब्दी होगी दोस्तों ना, वो हमारी 16वीं शताब्दी है। बात क्लियर है। और 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान शाब्दिक अभिप्राय के रूप में ही स्वीकार किया गया था। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय था क्या, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय था क्या, जल्दी जल्दी। मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय क्या था? सब लोग भूल गए क्या? मनोविज्ञान का शाब्दिक अभिप्राय क्या था? सीटेट कहीं प्रभावी नहीं ना हो रहा है? आत्मा का अध्ययन, बहुत बढ़िया ज्योति जी। और लोग, सीटेट इफेक्ट तो नहीं कर रहा? आत्मा का अध्ययन, अनीता जी आत्मा, आत्मा भी कह सकते हो आप। ठीक है, निधि जी आत्मा, ठीक है। और कोई? जी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ था वो आत्मा का अध्ययन था। और हमने कहा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को उसी के शाब्दिक अर्थ में ही स्वीकार किया गया था, यानी कि आत्मा के विज्ञान के रूप में। अच्छा जी अनीता जी, ठीक। अब आत्मा के विज्ञान के रूप में बात कर रहे हैं ना, आत्मा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अशीफ सर जी बिल्कुल, आत्मा का अध्ययन, आत्मा के विज्ञान के रूप में बात कर रहे हैं, तो विज्ञान को जुड़ा है मनोविज्ञान, यानी कि इसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, यानी कि विज्ञान शब्द जुड़ा है। और विज्ञान के अंतर्गत क्या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है, जल्दी से जवाब दे दो भाई। विज्ञान के अंतर्गत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है, जवाब दीजिए। निधि जी, अनीता जी, मोहम्मद असीफ सर जी, अंजलि जी, ज्योति जी, संजय जी, और भी जितने लोग जुड़े हैं भाई, प्रश्न मेरा क्लियर है? नहीं, बहुत बढ़िया भाई, मोहम्मद असीफ सर जी बहुत बढ़िया। और लोग सोच रहे हैं का कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। संजय जी कह रहे हैं नहीं, अंजलि जी कह रही है नहीं, ठीक है। निधि जी, अनीता जी, ठीक है, सब लोग नहीं के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ज्योति जी भी नहीं, मतलब बात क्लियर है भाई। बात क्लियर है आप सबको, तो मुझे लगता है बहुत डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसे समझाने की, इसीलिए हमको आप सभी बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, सही बात तो यह है कि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ना तो आत्मा का कोई रंग, ना ही कोई रूप, और ना ही कोई आकार। जब उसके साथ रंग है, ना कोई रूप है, ना ही कोई आकार है, तो भाई उसे विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे काहे? और जब विज्ञान की श्रेणी में रख ही नहीं सकते, तो उसे मनोविज्ञान के शाब्दिक स्वरूप के रूप में स्वीकार काहे कर ले। और यही कारण रहा कि यह विवादित अवस्था में चला गया भाई। अब विवादित होने के बाद भी ना समर्थक किसके रहे हैं, और समर्थक के रूप में अरस्तु भैया एक बार पुनः छाए रहे, प्लेटो भैया भी रहे, और साथ में एक नए मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है डेकार्टे महोदय। तो ये प्रश्न हमसे पूछा है यूपी टेट के एग्जामिनेशन में। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न हमसे ये पूछता है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपके ऑप्शन में आत्मा दे देगा, मस्तिष्क दे देगा, चेतना दे देगा, व्यवहार दे देगा, तो 16वीं शताब्दी में जवाब क्या हो जाएगा भाई? आत्मा के विज्ञान के रूप में। कह देगा 16वीं शताब्दी समर्थक कौन है,
तो एक ही ऑप्शन में देता है, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, अलग अलग नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन में देगा। तो अरस्तु भी है, प्लेटो भी है, डेकार्ट भी है, जो कि 16वीं शताब्दी के ऑब्जेक्शन के बाद भी इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं दोस्तों, स्वीकार करते हैं। अब 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार किया गया था, तो भाई अगला कुछ सोचा गया होगा, मनोवैज्ञानिकों ने सोचा, और उन्होंने सोचा, और सोचा क्या, 17वीं शताब्दी के कॉन्सेप्ट पर बल दिया, और 17वीं शताब्दी में उन्होंने कहा क्या कि मनोविज्ञान किस रूप में है, तो आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है। बात क्लियर है। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान स्वीकार से किस स्वरूप में स्वीकार किया गया है, तो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। एक बार पुनः जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए कि क्या आपके मन को कोई डिफाइन कर सकता है। अनीता जी, ज्योति जी, निधि जी, अंजलि जी, संजय जी, मोहम्मद असीफ सर, क्या मन को डिफाइन किया जा सकता है? नहीं। बिल्कुल सही। बस अभी बैठे तो हैं आप, बिल्कुल सही संजय जी ना, ठीक है। शरीफुल हसन जी कह रहे हैं नहीं, ज्योति जी ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कह रहे हैं नहीं भाई। हाँ, हम कह, अंजलि जी भी कह रही नहीं, हम कह कि बैठे तो हैं आप सभी स्क्रीन पे ना, मतलब स्क्रीन का मतलब देख रहे हैं हमको, पढ़ रहे हैं हमको, सुन रहे हैं हमको, लेकिन क्या मन यानी कि आपका यहीं पे है? जवाब होगा नहीं भाई। हो सकता है कोनो काम में बिजी, हो सकता है किसी को भूख लगा हो, किसी को चाय पीने की तलब हो जाए भाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकता कोई, की कर सकता है नहीं। और जब डिफाइन नहीं कर सकता, क्या उसे विज्ञान की श्रेणी में रखना उचित होगा? जवाब होगा नहीं। जब विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्या उसे मनोविज्ञान की श्रेणी में रखना उचित होगा? तो ये भी जवाब होगा भाई नहीं। अनीता जी कह रही यूपी टेट में है, बहुत बहुत बढ़िया जी। उम्मीद है कि इसी तरीके से पूरे बैच में आप बनी रहे अनीता जी, ऐसे ही रहे कि यूपी टेट में आपका ध्यान हो और हमारी तरफ भी थोड़ा थोड़ा हो, बिल्कुल ना। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन में मस्तिष्क विज्ञान के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा क्या कि मन का भी ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई अस्तित्व है, जिसके कारण ये भी विवादित अवस्था में गया। विवादित होने के बाद भी ना इसके समर्थक रहे हैं, और समर्थक के रूप में एक बार पुनः आप देख रहे हैं अरस्तु भैया ताथैया करते हुए आ गए, पेस्टोलॉजी भैया है और पॉम्पोलॉजी भैया है। बिल्कुल अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ना। यानी कि यहाँ से प्रश्न यूपी टेट का है दोस्तों। प्रश्न पूछता है क्या कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा ये है कि 16वीं शताब्दी के समर्थक कौन है, तो आपको एक ही ऑप्शन में देगा, अरस्तु दे देगा, पेस्टोलॉजी दे देगा, पोम्पोलॉजी दे देगा, तो जहां पे ये ऑप्शन मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब ना ही 16वीं शताब्दी को स्वीकार किया गया और ना ही 17वीं शताब्दी को स्वीकार किया गया। चलिए बिना देर किए बात करते हैं 19वीं शताब्दी। अच्छा, 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है दोस्तों। कई किताबों में 18वीं शताब्दी देता है, कई किताबों में 19वीं शताब्दी देता है, लेकिन आयोग ने जितनी बार पूछा है तो वो 19वीं शताब्दी को ही लगभग रिवाइंड किया है, यानी कि उसी को माना है। लेकिन इन द केस अगर 19वीं शताब्दी नहीं दे रखा है ऑप्शन में और कह रहा है कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में किस शताब्दी में स्वीकार किया गया है और 19वीं शताब्दी नहीं दिया है, तो 18वीं शताब्दी का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन हमने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि आपके ऑप्शन में 18वीं शताब्दी नहीं देता, आपके ऑप्शन में 19वीं शताब्दी देता है, तो केवल आपको एक तैयार किया गया है कि 19वीं शताब्दी नहीं है तो 18वीं शताब्दी का चयन करिए। अगर 18वीं शताब्दी है और साथ में 19वीं शताब्दी भी है तो किसका चयन करोगे आप सभी? 19वीं शताब्दी का। किसका चयन करोगे? 19वीं शताब्दी का, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी में आप साफ साफ दिख रहे हैं कि मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया भाई, तो चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। किस रूप में स्वीकार किया गया? चेतना के विज्ञान के रूप में। अच्छा, ये बताओ कि आप सभी अभी जितने देर से समझ रहे हो, हमको सुन रहे हो ना, 46 मिनट्स हो गए, सब कॉन्शियस माइंड में भी हो लगातार? कॉन्शियस माइंड में ही है, कॉन्टिन्यूअस चेतना युक्त अवस्था में ही है लगातार आप सभी? जवाब दे दो भाई, पता चल जाएगा सच्चाई। प्रश्न क्लियर है मेरा? आवाज जा रही है? प्रश्न मेरा ये था कि 46, यस रागिनी जी कह रही हैं, ठीक है। बाकी लोग सोच रहे का कहीं, अनीता जी भी कह रही हैं हाँ, ठीक है। और लोग
ज्योति चौरसिया जी कह रही है, मोहम्मद आसिफ सर कह रहे हैं, ठीक है, सरोज सिंह, निधि जी सब यस कह रहे हैं भाई। अच्छा चलो ये बता दो एक सवाल हमको कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? जल्दी से बना, सोचे बिना कहीं जाए बता दो। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? सब सोच रहे हैं। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? अनीता जी आ गई 1590 के साथ, ठीक है। शरीफुल खान हसन सर आ गए 1590, अंजलि जी आ गए, ठीक है, मोहम्मद आसिफ सर आ गए 1590, ठीक है, ज्योति जी आ गई हैं, ठीक है। और कोई? संजय सर भी आ गए हैं, ठीक है। मतलब सब कॉन्शियस माइंड में है आप तो भाई। ठीक है, दूसरा सवाल, साइकोलॉजी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? दूसरा सवाल, साइकोलॉजी शब्द यानी कि मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, रागनी जी आ गई, ठीक है। यूनान, अनीता जी ग्रीक, ठीक है। बाकी 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 संजय जी ठीक है, ठीक है, निधि जी ठीक है, ज्योति जी ग्रीक, ठीक है, बढ़िया है। इसीलिए आप तो बहुत फेवरेट हो मेरे। ठीक है, सरीफुल सचिन सर भी कह रहे हैं ग्रीक। दिल खुश कर दिया भाई आप लोगों ने। चल, लेकिन 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 क्या आप पूरे जीवन काल कॉन्शियस माइंड में ही रह सकते हो? अब इसका भी जवाब दे दो। क्या पूरे जीवन काल में आप केवल और केवल कॉन्शियस माइंड में होगे, यानी कि चेतना युक्त अवस्था में होगे? जल्दी जवाब दीजिए। नो। निधि जी, रागनी जी नहीं, मोहम्मद आसिफ सर नहीं, सरोज नहीं, ज्योति जी नहीं, अनीता जी नहीं, ठीक है। मतलब अंजलि जी नहीं, बिल्कुल, संजय सर नहीं, ठीक है, हसन जी नहीं। मतलब जितने लोग जुड़े हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई नहीं, पूरे जीवन काल में हम केवल और केवल चेतनायुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। जवाब इसी में है भाई, एकदम सही। जब हम पूरे जीवन काल में चेतनायुक्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं तो उसे हम विज्ञान या मनोविज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। नहीं ना? इस कारणवश 19वीं शताब्दी के कॉन्सेप्ट पे भी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने विवाद उत्पन्न कर दिया भाई, और इसको भी क्या किया? अस्वीकार कर दिया। सही भी है कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन काल में केवल और केवल चेतनायुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। कि रह सकते नहीं, जिसके आधार पे 19वीं शताब्दी के इस कॉन्सेप्ट पर भी विवाद उत्पन्न हुआ और इसे भी मनोविज्ञान के शाब्दिक अभिप्राय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, ना ही मनोविज्ञान के अभिप्राय के रूप में स्वीकार किया गया। अस्वीकार होने के पश्चात भी इसके भी समर्थक थे, और समर्थक के रूप में आप सभी देख रहे हैं, विलियम वुंड महोदय हैं, विलियम जेम्स महोदय हैं, जेम्स सली महोदय हैं, ये इनके समर्थक रहे। प्रश्न हमसे पूछा है, प्रश्न जैसे 16वीं शताब्दी में पूछा है, जैसे 17वीं शताब्दी में पूछा है, वैसे ही प्रश्न हमसे 19वीं शताब्दी को लेके पूछा है यूपी टेट में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन में हमारा आत्मा हुई होगा, ऑप्शन में हमारा मन या मस्तिष्क, अभी क्या है, चेतना में रख सकते हैं, अभी चेतना में रख सकते हैं, बिल्कुल टाइप की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको आप कहना क्या चाह रहे हैं अनीता? हाँ सॉरी अनीता जी, थोड़ा सा क्लियर कर देंगी तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चेतना, अभी रह सकते हो आप चेतना में ना, बिल्कुल सही, अभी रहेंगे ना? हाँ, 1 घंटे उम्मीद है कि आप सभी कॉन्शियस माइंड में ही होंगे। क्यों अनीता जी? अनीता जी, आपके स्माइल इमोजी, जी बिल्कुल सही। चलिए, यानी कि हमसे प्रश्न पूछा 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। जवाब ये होगा, समर्थक कौन है? बहुत बढ़िया जी, एकदम दिल खुश हो गया। ठीक है, समर्थक कौन पूछेगा? तो विलियम वुंड हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे, जेम्स सली हो जाएंगे। बाकी बात करते हैं अगली शताब्दी, जो कि स्क्रीन पे दिख रही, एकदम झक्कास मजेदार शताब्दी रही है ये, जिसको हम 20वीं शताब्दी कहते हैं दोस्तों। और 20वीं शताब्दी में ना मनोविज्ञान को इस रूप में स्वीकार किया गया है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जरा हमें जल्दी से ये बताइए कि क्या किसी के व्यवहार को डिफाइन किया जा सकता है? क्या किसी के व्यवहार को डिफाइन किया जा सकता है? यस या नो?
अनीता जी, हसन सर, नहीं। हाँ, ठीक है। संजय सर कह रहे हैं नहीं, अनीता जी कह रही हैं हाँ, निधि जी कह रही है नहीं। ठीक है, और लोग भाई? ठीक है, मोहम्मद आसिफ सर कह रहे हैं नहीं। और लोग? और लोग? और लोग? ठीक है, रागिनी जी कह रही हैं यस। ठीक है, हसन सर कह रहे हैं नहीं। ठीक है, अंजलि जी कह रही है हाँ। वाह, हाँ नहीं वाला खेल चल रहा है। व्यवहार को डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, सुनिए एक कहानी। सपोज दैट आप बाहर निकले, आपके मोहल्ले में ना लड़ाई हो रही है। बहुत बहुत सही जी, सेन जी आए, बहुत वेलकम आपका उद्घोष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर जी। ठीक है, हाँ ठीक, हम कह रहे थे सपोज दैट आप मोहल्ले में निकले और मोहल्ले में किसी एक घर में लड़ाई हो रही है। आपने एक दिन देखा, दूसरे दिन निकले आप, दूसरे उस घर में फिर से लड़ाई हो रही है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो आप उस फैमिली को क्या कह दोगे? यार रोज का काम है इनका, ये रोज लड़ते हैं, यानी कि लड़ाकू फैमिली है, यही ना? ठीक, वहीं पे ऐसी फैमिली दिख रही है जहाँ पे थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही, एकदम शांत सौम्य टाइप के हैं वो व्यक्ति, कुछ कह भी दो तब वो ना मुंह से कुछ कहे, तो आप उनको देखने के बाद ये कहोगे बड़े सज्जन, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। अब ये लड़ाकू और समझदार जो डिफाइन कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? व्यवहार के आधार पे ही कर रहे हैं कि किसी और के आधार पे? व्यवहार के आधार पे ही। तो मतलब व्यवहार को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब जवाब दीजिए, व्यवहार को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब जरा जवाब दीजिए भाई, व्यवहार को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सेन जी, अंजलि जी, ठीक है, निधि जी कह रही हैं हाँ, ठीक है, और लोग? और लोग? व्यवहार को डिफाइन, हाँ यस, ठीक है, ज्योति जी भी आ गई है यस पे। और लोग? और लोग? और लोग? और लोग भाई? जितने लोग नो के कॉन्सेप्ट में थे, संजय जी कह रहे हैं यस, ठीक है, हसन सर कह रहे हैं यस, जितने लोग नो के कॉन्सेप्ट में थे वो जरा एक्टिव हो जाए और हमें ये बताइए कि व्यवहार को डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता ना? अब जब डिफाइन तो फिजिकली भी किया जा सकता है, यानी कि मापा भी जा सकता है, और जब मापा जा सकता है तो क्या उसे विज्ञान की कैटेगरी में रखा जा सकता है? हाँ या नहीं? अगर मापा जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, तो क्या उसे विज्ञान की कैटेगरी में रखा जा सकता है? अनीता जी कह रही हैं भाई हाँ, रागिनी जी कह रही हैं हाँ, बाकी लोग हाँ भाई आ गए, हसन सर भी कह रहे हैं हाँ, और संजय सर भी कह रहे हैं हाँ, अंजलि जी हाँ कह रही हैं, बाकी लोग? और लोग कहाँ गए? और लोग कहाँ गए भाई? मतलब ना से हाँ में बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, और यही कारण रहा है ना कि मनोविज्ञान को वर्तमान समय में आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है आयोग, और मानता भी है आयोग। बहुत बढ़िया सेंसर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, और व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो स्वीकार करने के समर्थक जो रहे वो समस्त व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे, जिनमें से कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे, जिसमें पहला जो नाम दिख रहा है वो थॉर्नडाइक महोदय है, दूसरा जो नाम दिख रहा है वो पावलो है, तीसरा जो नाम दिख रहा है वो स्किनर है, चौथा जो नाम दिख रहा है वो वॉटसन है, और पांचवा जो नाम दिख रहा है भाई वुडवर्थ है। ये सारा आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक किस विचारधारा पर आधारित है? जवाब होगा व्यवहारवादी विचारधारा पर। पाओलो किस विचारधारा पर आधारित है? जवाब होगा व्यवहारवादी। स्किनर किस विचारधारा पर? जवाब होगा व्यवहारवादी। वॉटसन वुडवर्थ कह दे तो भी जवाब होगा क्या भाई? व्यवहारवादी। और अगर सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ दे कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो भी जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। यानी कि प्रारंभ 16वीं शताब्दी से हुआ, यानी कि प्रारंभ किस स्वरूप से हुआ? तो आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान समय में वो कहाँ पे आया? तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। और यही कारण रहा है ना कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन था, और उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजिंग की गई, और वो वर्तमान समय में व्यवहार के अध्ययन पर आया। बात क्लियर है? यानी कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ भले ही आत्मा का अध्ययन करना है, अगर मनोविज्ञान का अभिप्राय या अर्थ पूछ दे तो बालक के व्यवहार का क्या हो जाएगा? अध्ययन करना हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं आप सभी को? हर एक लाइन से प्रश्न है भाई।
जितने भी कंटेंट आप मेरे द्वारा देखेंगे, हर एक कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके 30 प्रश्नों को सॉल्व करने में निश्चित तौर पे वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि सीडीपी के अंतर्गत यूपी टेट के बैच में हम दावा करते हैं ना कि आप 27 से 28 क्वेश्चन एकदम करके आएंगे। ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी टेट का क्वेश्चन रिपीट होता है, ऑप्शन रिपीट होता है। सीटी में हमने कोई दावा नहीं किया, लेकिन हमने कहा था अगर आप अच्छे से समझ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे पेडागोजी के प्रश्न आपको काफी हेल्प करेगा सीटी सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप सभी कह रहे हैं कि बहुत हेल्प मिली आपको। यूपी टेट में तो एकदम दावा करके बोल रहे भाई 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आपने सब जितना पढ़ा है पढ़ लिया हो और रट लिया हो। क्लियर है? अनीता जी कह रही है हाँ, रागिनी जी, ज्योति जी सब कह रहे हैं हाँ। किसी का कोई प्रश्न इतने में से? कोई दिक्कत किसी को कि कब क्यों कैसे? नहीं, ठीक है। तो बाकी बातें कल वाली क्लास में। आई होप कि ये क्लास आपकी बहुत क्लियर रही होगी, क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हर एक पॉइंट। यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो केवल और केवल यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी। और यूपी टेट में हमने अभी स्टार्टिंग में कहा कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि आपको समझने के साथ साथ रटना भी पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कोई दिक्कत कोई समस्या किसी की तो सबका जवाब है नो। तब तक के लिए नमस्कार।